Hello, students. I am Ranjula Agarwal, Assistant Professor of Economics in Sanskriti College. Today, we discuss our topic, the basic concepts of national income. जैसे कि हम सबको पता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेशनल इनकम अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो क्या होता है, नेशनल इनकम में हम कहते हैं कि किसी भी कंट्री के अंदर 1 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है, उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट वैल्यू के समीशन को हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन सी होती है। देखिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जो बेसिकली कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएंगी और वापस रीसेल होने के लिए मार्केट में नहीं आएंगी, उन्हें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहेंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, उस फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, उनकी जो मार्केट वैल्यू होगी, अगर उसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। नेशनल इनकम की काउंटिंग जो है इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ करता है और एवरी ईयर नेशनल इनकम की काउंटिंग की जाएगी। हम देखते हैं कि नेशनल इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हम बात करें तो सबसे पहले जो है हम बात करते हैं जीडीपी की, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। फिर हम बात करते हैं जीएनपी की। फिर हम बात करेंगे एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे। एनआई जो अलग अलग तरीके से निकालेंगे, एनआई एट मार्केट प्राइस, एनआई एट फैक्टर कॉस्ट के ऊपर। फिर पर्सनल इनकम आएगी, देन डिस्पोजेबल इनकम एंड देन पर कैपिटा इनकम। ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। सबसे पहले बात हम करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है कि 1 ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, उसके उसके समीशन को हम यहाँ जो कहेंगे वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पर बात आती है कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या चीज है। डोमेस्टिक टेरिटरी में हम शामिल करते हैं कि किसी भी कंट्री में जहां उसका राइट्स होते हैं, उसको हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हम लेते हैं। इसमें हम जो पोलिटिकल बाउंड्रीज है उसको नहीं लेते हैं। देखिए, मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री से नहीं है, वो सारे एरिया जिसपे कि इंडिया के राइट्स हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ कि एयर इंडिया की फ्लाइट है, वो फ्लाइट जो है वो जापान से लेके न्यूयॉर्क तक जा रही है, यानी हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर मूव नहीं कर रही है, लेकिन वो ही फ्लाइट पर जो एयर इंडिया है, उस एयर इंडिया के अंदर जो देखा जाए तो जो राइट्स हैं, जो कंट्रोल है, वो इंडिया के पास में है। तो उसे उसके इनसे जनरेटेड इनकम को हम जीडीपी में शामिल करेंगे। तो यहाँ पर हम जीडीपी का जब कैलकुलेशन करते हैं तो हम प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी से लेते हैं। यहाँ प्राइस से मतलब जो है जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है उनको, और क्वांटिटी से उनकी जितनी भी क्वांटिटी है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जीडीपी मिल जाता है। अब बात आती है कि जीडीपी में किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाएगा, कौन सी ऐसी सर्विसेज होंगी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगी जिनको कि हम इंक्लूड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज को करेंगे, जिसमें ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल दोनों तरीके की जो कमोडिटीज है उनको हम शामिल करेंगे। दूसरा, हम इन्वेस्टमेंट्स को लेंगे। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर हम ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को हम इसमें शामिल करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड जो हमारा एलिमेंट होगा वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें गवर्नमेंट जो है जितने भी वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे या गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस के ऊपर जो पैसा खर्च करेगी उसको हम इसमें शामिल करेंगे। और फोर्थ जो होता है वो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी जितनी भी चीजें एक्सपोर्ट की जाएंगी और जितनी इंपोर्ट की जाएंगी उनके बीच का जो बेसिक डिफरेंस होगा उसको हम इसमें शामिल करते हैं। तो जो जीडीपी का फॉर्मूला बन जाता है होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम को हम इसमें शामिल करते हैं। तो जीडीपी किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जीडीपी की बात जो आती है वो जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर अगर हम जीडीपी के साथ में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को भी हम शामिल कर देंगे तो हमें जो है वो जीएनपी मिल जाएगी। लेकिन ये जो जीएनपी मिलती है वो हमें मार्केट प्राइस के ऊपर मिलती है। नेशनल इनकम की काउंटिंग जो होती है वो नेट पर निकाली जाती है, एनएनपी एक फैक्टर कॉस्ट पे निकाली जाती है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि जीएनपी से हम कैसे एनएनपी फाइंड आउट करें। तो जीएनपी से एनएनपी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि उसमें से डेप्रिसिएशन जो होता है उसको हम लेस कर देते हैं। यानी जो फॉर्मूला बन जाएगा आपका एनएनपी का वो होगा सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम प्लस एनएफ आई ए
उसमें हम माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन को। यानी जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था जीडीपी, उस जीडीपी में जब हम एनएफआईए जोड़ देते हैं तो हमें जीएनपी मिल जाता है, और उस जीएनपी में से हम डेप्रिसिएशन को, यानी कि जो भी पूरे साल भर में जो हमारी कमोडिटीज हैं उनमें जो भी टूट फूट हुई है, जो इनकी मेंटेनेंस में पैसा खर्च हो रहा है, उन सबको हम माइनस कर देंगे, तो हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस पर मिल जाता है। अब जो कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमने एनएनपी एट मार्केट प्राइस पर निकाला है, ठीक इसी तरह से एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी निकलता है। एनडीपी एट मार्केट प्राइस पर निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे, जो जीडीपी होता है उस जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे। यानी बच्चों समझने की क्या बात है कि ग्रॉस से जब भी हमें नेट पर जाना हो, चाहे वो नेशनल कॉन्सेप्ट हो चाहे वो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट हो हमारा, हमें हमेशा डेप्रिसिएशन को उसमें से लेस करना है। तो जो भी हमें मिलेगा नेट, वो हमें मार्केट कॉस्ट के ऊपर मिलेगा। मार्केट कॉस्ट से जब हमें फैक्टर कॉस्ट की ओर आगे मूव करना होता है, तब फैक्टर कॉस्ट में मूव करने के लिए, यानी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे निकालने के लिए, हम उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमेशा लेस कर देंगे और सब्सिडीज को हम उसमें जोड़ देंगे, तो हमें एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगी। इंडिया के अंदर जो नेशनल इनकम की काउंटिंग है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर प्राइस के ऊपर ही निकाली जाती है। फैक्टर प्राइस यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सभी रिसोर्सेज को हम जो भी उनके रिवॉर्ड्स देते हैं, जैसे लैंड को हम रेंट प्रोवाइड करते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, एंटरप्रेन्योर को हम प्रॉफिट देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं, इन सभी का समीशन जो है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जिसमें से हमने बेसिकली सब्सिडीज को जोड़ा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस किया है। अगर हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी निकालना होगा, तो हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं पर्सनल इनकम क्या है। देखिए, पर्सनल इनकम जो होती है किसी भी इंडिविजुअल को, हाउस होल्ड को, जो कंट्री के जितने भी पॉसिबल रिसोर्सेज हैं जिसमें कि डायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड होते हैं, अगर हम उनको जोड़ दिया जाए तो हमें एक पर्सन की पर्सनल इनकम मिल सकती है। पर्सनल इनकम जो है वो बेसिकली एक इसमें से हम जो हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इनकम है उसको हम डिडक्ट कर देंगे, तो हमें बेसिकली जो प्राइवेट इनकम है उसमें से हम पर्सनल इनकम को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अगर इसकी फॉर्मूले की बात किया जाए तो पर्सनल इनकम के अंदर, नेशनल इनकम के अंदर हम कभी भी ट्रांसफर पेमेंट्स को एड ऑन नहीं करते हैं, लेकिन पर्सनल इनकम में हमेशा ट्रांसफर पेमेंट्स को एड ऑन किया जाता है। ट्रांसफर पेमेंट्स कौन से होते हैं? ट्रांसफर पेमेंट्स हैं जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस की हम बात करते हैं, या हम बात करते हैं बेसिकली जैसे वृद्धावस्था पेंशन है आपकी, या किसी तरह की गिफ्ट्स हैं, इन सबको हम जो है वो हम ट्रांसफर पेमेंट्स में इंक्लूडेड करते हैं। तो जब हम पर्सनल इनकम निकालेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को प्लस जो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन है उसको हम जो है लेस करेंगे, प्लस लेकिन हम उसमें ट्रांसफर पेमेंट्स को एड ऑन करेंगे। तो इस तरीके से हम जो पर्सनल इनकम है वो हम फाइंड आउट कर पाते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका है डिस्पोजेबल इनकम का। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने योग्य आय, ऐसी ऐसी इनकम जिसे कि एक पर्सन जो है खर्च कर सकता है। तो इसके अंदर हम लेते हैं कि हमारी जो पर्सनल इनकम जो हमने अभी फाइंड आउट की, जिसमें से हमने नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इन सबको लेस किया, ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड किया, तो इस पर्सनल इनकम में से जब डायरेक्ट टैक्सेस को हम अगर डिडक्ट कर देते हैं तो हमें जो है डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। डिस्पोजेबल इनकम जो है वो आपकी और एक और तरीके से निकाल सकते हैं कि कंज्यूमर जो है उसने जितना भी एक्सपेंडिचर किया है अभी तक प्लस सेविंग्स जो है उन सबको अगर हम जोड़ दें तो हमें डिस्पोजेबल इनकम मिल जाती है। एंड द लास्ट वन इज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए उस कंपनी वो जो कंट्री है उस कंट्री की जितनी भी टोटल नेशनल इनकम है उसमें से अगर हम उसकी जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो जनरली बनता है। तो आप सभी को मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। डिस्कनेक्ट हो गया।